तो स्टूडेंट्स, रूरल सोशल सिस्टम वाला जो वीडियो लेक्चर सीरीज था उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि रूरल सोसाइटी क्या होती है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये हमने देखा था। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट के बारे में कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अप्रोचेस क्या हैं, क्यों रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में और गवर्नमेंट के द्वारा रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो ये आज के वीडियो का हमारा फोकस होगा। हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र को स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्यों रूरल एरिया का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमने देखा था कि देश का जो 72% पॉपुलेशन है, 72% जनसंख्या अभी भी कहाँ निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हुए आपको देखने को आपको मिलते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि देश की बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, मतलब कृषि पर आधारित है। और कृषि कहाँ की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में की जाती है। तो हम देखते हैं कि देश के जो कोर है, इकोनॉमी का जो कोर है, अर्थव्यवस्था का जो कोर है, वह क्या है, आपका जो रूरल एरिया है। देश की देश की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है कहाँ निवास करती है, रूरल एरिया में निवास करती है। तो देश का अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हमको कहाँ का डेवलपमेंट करना जरूरी है, ग्रामीण क्षेत्र का या रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम मेनली बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट पे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट की परिभाषा जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की गुणवत्ता तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना, ये आपका ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट ये कहलाता है। इसके तहत हम इसके तहत हम अधोसंरचना में सुधार, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा आजीविका कमाने के अवसर में सुधार करना को इसमें हम शामिल करते हैं। तथा ग्रामीण विकास में हम समावेशी तथा सतत विकास पर हम जोर देते हैं कि ग्रामीण विकास जब हम कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को हमको उसमें शामिल करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो चाहे किसी भी लिंग से हो, सभी को हमको ग्रामीण विकास के तहत हमको शामिल करना है, तभी वह समावेशी विकास वह कहलाएगा। अगर हम किसी वर्ग को, किसी समूह को ग्रामीण विकास में छोड़ दे रहे हैं, पीछे छोड़ देते हैं, तो उस प्रकार का विकास वह समावेशी विकास वह नहीं कहलाएगा। तथा ग्रामीण विकास में हमको यह भी ध्यान देना है कि विकास आपको सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखकर नहीं करना है, आपको ऐसा विकास करना है जो काफी लंबे समय के लिए हो और आने वाली पीढ़ी को हमारे विकास कार्यक्रमों के कारण नुकसान ना हो। तो इस प्रकार का जो विकास होगा वह आपका सतत विकास वह कहलाएगा। ये सारी चीजें हमको देखने हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास के की एस्पेक्ट्स क्या है कि ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं तो आपको किन किन चीजों पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। तो इसमें हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा बात होगा वह होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, अर्थात अधोसंरचना विकास पर। अधोसंरचना अर्थात कि इस क्षेत्र के सुचारू कामकाज के लिए जिन जिन भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है उसको हम अधोसंरचना कहते हैं, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी अधोसंरचना कहलाएंगे। इसके अलावा आप इंटरनेट को भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो ग्रामीण विकास के पक्षों में जो हम सबसे पहले पक्ष की बात करेंगे वह बात करेंगे आप अधोसंरचना विकास के। दूसरा, जब बात करोगे सोशल डेवलपमेंट की कि सामाजिक विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि किसी क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, स्वच्छता, ठीक, ये सारी चीजें उस क्षेत्र के सामाजिक विकास में आती है कि किसी क्षेत्र में अगर आप बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, बेहतर शिक्षा की सुविधा देंगे, बेहतर स्वच्छता की सुविधा देंगे, ठीक है, तो उस क्षेत्र का सामाजिक विकास होते हुए देखने को आपको मिलेगा। अच्छी शिक्षा मिलने से उस क्षेत्र के लोगों में साक्षरता की स्थिति में बढ़ोतरी होगी। अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिलने से लोगों को जीवन प्रत्याशा जो है वह बढ़ेगी, लोगों की मृत्यु दर जो है उसमें कमी आएगी, जन्म दर बेहतर होगा, लोगों के पोषण की स्थिति अच्छी होगी। अगर किसी क्षेत्र में स्वच्छता अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है, तो उस क्षेत्र में लोगों के बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तो ये सारी चीजों को हम सामाजिक डेवलपमेंट में या सामाजिक विकास में शामिल करते हैं। तीसरा जो पक्ष हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की वह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अर्थात आर्थिक विकास की। मतलब कि अगर किसी क्षेत्र में हम आर्थिक अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुविधा ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए, कृषि की स्थिति में बेहतर काम करे,
लोगों को कृषि में अच्छे से अच्छा काम दिलाए, उनकी कृषि की जो स्थिति है उसमें सुधार करें और लोगों के बीच नए नए प्रकार के रोजगार के सृजन के अवसर हम उपलब्ध कराए, तो उस क्षेत्र में आर्थिक विकास होते हुए हमको देखने को आपको मिलेगा। लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुविधा न मिलने के कारण लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं और वहां पर उनको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर उनको ग्रामीण क्षेत्र में अगर अच्छे रोजगार मिल जाए, उनकी कृषि की स्थिति में सुधार हो जाए, उनको रोजगार के नए नए अवसर सृजन कराए जाए, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर प्रवास नहीं करेंगे और आपको ग्रामीण क्षेत्र का विकास होते हुए आपको देखने को आपको मिलेगा। ग्रामीण विकास का जो चौथा जो पक्ष है उसमें हमको देखना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। मतलब कि आपको ग्रामीण विकास करते वक्त पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि विकास कार्यों के कारण पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। ठीक है, आपको ग्रामीण क्षेत्र का विकास इस प्रकार से करना है कि ग्रामीण क्षेत्र का संसाधन का यूज करते हुए आपको पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचे। पर्यावरण का आपको एफिशिएंट यूज करना है, बोलना चाहिए एनवायरनमेंट का। आपको एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट तरीके से यूज करना है, कुशल तरीके से यूज करना है और आपको एनवायरनमेंट का भी कंजर्वेशन आपको करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा संसाधन को यूज करने के कारण पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचे, उस क्षेत्र में निवास करने उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचे, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उसको बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचे। और इसके अलावा अजैविक जो संसाधन है जैसे मिट्टी, जैसे हवा, जैसे कि जल, उसको आपके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कारण उसको नुकसान न पहुंचे। तो इन चीजों का हमको ध्यान आपको रखना है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के जो चार मुख्य पक्ष जो आपको देखने को मिलते हैं वह देखने को मिलेंगे। पहला चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा सोशल डेवलपमेंट, तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चौथा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अप्रोचेस क्या क्या है, या बोलना चाहिए विधियां बोल सकते हैं या तरीके बोल सकते हैं कि क्या क्या तरीके आपको ग्रामीण विकास के आपको देखने को आपको मिलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अप्रोचेस में या विधि में आपको चार मुख्य अप्रोच आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपको मिल रहा है सेक्टोरल अप्रोच। सेक्टोरल अप्रोच क्या होता है देखते हैं। सेक्टोरल अप्रोच उस प्रकार का ग्रामीण विकास का अप्रोच है या विधि है या तरीका है जिसमें आप ग्रामीण विकास के एक एक क्षेत्र पर ध्यान देते हो। एक समय पर आप एक ही क्षेत्र पर जब आप विकास में ध्यान देते हो तो उसको सेक्टोरल अप्रोच बोलते हैं। इस प्रकार के अप्रोच में आप एक सेक्टर एजुकेशन को ले सकते हो और एजुकेशन के सेक्टर में काम करके ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के विकास में आप काम करोगे। एक सेक्टर ले लोगे हेल्थ, और फिर हेल्थ सेक्टर पर आप कंटिन्यू काम करते जाओगे, निरंतर रूप से आप काम करते जाओगे। एक सेक्टर आप ले सकते हो एग्रीकल्चर ले सकते हो और आप फिर एग्रीकल्चर पर कंटिन्यू काम करते जाओगे। तो जब आप किसी एक क्षेत्र को लेकर उस क्षेत्र में काम करते जाते हो, उस क्षेत्र में विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, तो इसको हम सेक्टोरल अप्रोच बोलते हैं। तो यह हमारा पहला अप्रोच था। दूसरा जो हम अप्रोच देखते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच या समूहित अप्रोच जिसको बोल सकते हैं। इस प्रकार के अप्रोच में क्या होता है कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको एक साथ कंबाइन किया जाता है, उनको एक साथ जोड़ा जाता है और एक साथ इनका बोलना चाहिए विकास करने की कोशिश इनकी की जाती है। कि बोलना चाहिए कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, तो ऐसे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इनको एक साथ जोड़ा जाएगा, एक बड़ी पिक्चर बनाई जाएगी और इनको एक साथ विकास करने की कोशिश जब किया जाएगा तो इस प्रकार के अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच इसको हम लोग कहते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच में यह भी चीज आपको देखने को मिलता है कि उस क्षेत्र में निवास कर रहे स्थानीय लोग तथा उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हुए आपको देखने को आपको मिलते हैं। और इस प्रकार के अप्रोच में आपको जो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करके एक साथ विकास करने की कोशिश आपको होते हुए देखने को आपको मिलेगी। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी जो होती है, आंगनबाड़ी में क्या होता है, या आप प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल को भी देख सकते हो, तो उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है कि आंगनबाड़ी में लोगों को भोजन भी दिया जाता है, आंगनबाड़ी में बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, आंगनबाड़ी में बच्चों को भोजन भी दिया जाता है, आंगनबाड़ी में बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को टीका वगैरह लगवाने का काम जो है किया जाता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की जा रही है, बच्चों के शिक्षा की स्थिति में सुधार करने की जा रही है, बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की जा रही है और माता पिता अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में रख सकते हैं। तो इस दौरान माता पिता किसी और काम में या किसी रोजगार में काम करने भी जा सकते हैं। तो आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार करने की कोशिश भी की जा रही है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक आंगनबाड़ी के माध्यम से 3-4 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार का जो अप्रोच है
उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच। कि जब बनना चाहिए 3-4 अलग अलग सेक्टर्स को एक साथ कंबाइन करके ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का कोशिश किया जाता है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच इसको कहते हैं। इसके बाद जो अप्रोच है आपका, कौन सा अप्रोच है आपका, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में क्या होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों में सहभागी बनाया जाता है, हिस्सेदार बनाया जाता है, भागीदार बनाया जाता है। तो इस प्रकार का जो अप्रोच होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी अप्रोच या सहभागी विधि कह सकते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका एक समूह बनाया जाता है। एक उदाहरण, इसका अगर एक उदाहरण लें तो इसमें हम यह देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका पहले एक समूह बनाया जाता है, और समूह को क्या बोलते हैं, स्व सहायता समूह। इस स्व सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग प्रकार के विकास कार्यक्रमों या योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में लागू करने की कोशिश जो है किया जाता है। अनेक प्रकार के सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, और यह जो स्व सहायता समूह होता है, इस समूह के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, और इनके माध्यम से इन कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन जो है किया जाता है, और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास जो है किया जाता है। आपको केरला में एक स्व सहायता समूह मिलेगा जिसको बोलते हैं कुदुम्बश्री करके, और क्षेत्र में लोग, इस कुदुम्बश्री के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाता है, उनको नए नए रोजगार सिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विकास का जो अप्रोच है या विधि है, इसको पार्टिसिपेटरी अप्रोच या सहभागी विधि हम लोग कहते हैं। और चौथा या आखिरी जो अप्रोच हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वह है राइट्स बेस्ड अप्रोच, अर्थात अधिकार आधारित अप्रोच इसको हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र के इस प्रकार के रूरल डेवलपमेंट की जो विधि है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं या लाभ उपलब्ध जो है कराए जाते हैं। यह लाभ भोजन के रूप में हो सकता है, यह लाभ शिक्षा के रूप में हो सकता है, यह लाभ आपको रोजगार के रूप में हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जब लोगों को कुछ लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं, लोग कुछ काम करेंगे और उस काम के लिए उनको कुछ लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे, तो इस प्रकार की जो विधि होगी ना, इसको हम लोग राइट्स बेस्ड अप्रोच कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए हम मनरेगा को ले सकते हैं। मनरेगा में क्या होता है कि मनरेगा में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को कुछ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और इस रोजगार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास जो है किया जाता है। मनरेगा के तहत अनेक प्रकार के काम कराए जाते हैं, जैसे तालाब गहरीकरण, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण, भूमि सुधार कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, नाली निर्माण, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को मनरेगा के तहत कराया जाता है, और इनके माध्यम से ग्रामीण विकास कराया जा रहा है तथा लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और अच्छी उनको एक वेतन भी उनको मिल जाता है, लोगों को 100 दिन का काम भी मिल जाता है। तो रूरल डेवलपमेंट का जो अप्रोच है उसको हम लोग राइट्स बेस्ड अप्रोच कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपको अप्रोचेस आपको देखने को आपको मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या है। ठीक है, कि अगर हमको ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो उस ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इसमें हम 5-6 लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हम लक्ष्य देख रहे हैं वह क्या देख रहे हैं कि एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जीवन जीने की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास कर रहे लोग हैं ना, उनके जीवन जीने की जो गुणवत्ता है, अर्थात उनके एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना, उनके शिक्षा की स्थिति में सुधार करना, उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, कि लोग जो है बार बार बीमार न पड़े, उनके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो, वृद्धावस्था में उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, उनके घर में अच्छे भोजन की सुविधा उपलब्ध हो, जो भोजन हो उससे सिर्फ ना सिर्फ पेट भरे बल्कि उनके पोषण की जो स्थिति है उसमें भी क्या हो, सुधार हो। जो बाल मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी हो। ठीक है, मृत्यु दर ओवरऑल में कमी हो। महिलाओं की जो स्थिति है, खासकर गर्भवती महिलाओं की स्थिति, उसमें इंप्रूवमेंट हो। बच्चों की जो पोषण की स्थिति है उसमें सुधार हो। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, उसको हम बोलते हैं जीवन जीने की गुणवत्ता। तो जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार करना, ये क्या है, ग्रामीण डेवलपमेंट का या ग्रामीण विकास का सबसे पहला लक्ष्य आपको देखने को आपको मिलता है। दूसरा जो हम गोल बोलते हैं या लक्ष्य बोलते हैं वह है पुअर्टी, अर्थात गरीबी, तथा अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी, कि गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना। यह आपका ग्रामीण डेवलपमेंट का दूसरा आपको लक्ष्य देखने को आपको मिलेगा। जीवन को जीने के लिए लोगों के पास एक अच्छी आय होना जरूरी है,
और एक अच्छी आय कब आएगी, जब आपके पास में एक अच्छा रोजगार हो। तो अगर आपको जीवन को अच्छे से जीना है, जीवन को अच्छे से जीने के लिए आपके पास में रोजगार का होना आवश्यक है। और जब आपके पास में एक रोजगार होगा तो आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी उसमें सुधार होगी, और आर्थिक स्थिति सुधार होगी तो आपको जो निर्धनता की जो स्थिति है, गरीबी की जो स्थिति है, उसमें कमी आएगी। जीवन जीने के लिए आपको कुछ बेसिक जो नीड्स है उनकी पूर्ति होना आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स है। इनके अलावा बोलना चाहिए व्यक्ति को बोलना चाहिए बिजली और इंटरनेट जैसी चीजें भी अब आपकी बेसिक नीड्स में शामिल हो गई है। तो ग्रामीण डेवलपमेंट के माध्यम से निर्धनता में कमी लाना, अर्थात ये जो बेसिक नीड्स है, मौलिक जो आवश्यकता है, इनकी पूर्ति करना आपका जो है दूसरा लक्ष्य आपको देखने को आपको मिलता है। तीसरा जो हमको लक्ष्य लिखा है, क्या लिखा है, इंप्रूव एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, अर्थात मौलिक आवश्यकताओं या मौलिक सेवाओं तक लोगों तक पहुंच को सुनिश्चित करना, यह आपका तीसरा लक्ष्य है। और मौलिक आवश्यकता क्या है, मौलिक आवश्यकता आपको देखने को मिलेगा शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, बिजली होनी चाहिए, एग्रीकल्चर अच्छे से चलनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि, तो कृषि की सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सब जो सुविधाएं हैं इनकी लोगों तक आसानी से अच्छी पहुंच होनी चाहिए। यह क्या है, आपका तीसरा लक्ष्य है रूरल डेवलपमेंट का। चौथा लक्ष्य क्या लिखा है कि प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, कि सतत कृषि तथा आजीविका को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, बढ़ावा आपको देना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो कृषि कैसा होना चाहिए, सतत कृषि। सतत कृषि कहने से मतलब यह है कि वर्तमान पीढ़ी जो कृषि कर रही है तो उस कृषि से आने वाली जो पीढ़ी है उनको नुकसान न हो। अभी हमको जैसा जमीन मिला है कृषि करने के लिए, जैसी भूमि हमको कृषि करने के लिए मिली है, जैसी उपजाऊ जमीन हमको मिली है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है हम उनको भी वैसा ही उपजाऊ जमीन सुनिश्चित करें, इस प्रकार की कृषि आपको करनी है। आपको ऐसी कृषि नहीं करनी है, या बोलना चाहिए कृषि में उस प्रकार के कीटनाशकों का या केमिकल फर्टिलाइजर्स का उस टाइप का यूज नहीं करना है जिससे आपकी जमीन खराब हो, आपकी जमीन में बहुत ज्यादा नमक हो, उस टाइप की जमीन का आपको यूज आपको नहीं करना है। आपको उस प्रकार की कृषि करनी है जिससे आपकी जमीन जो भूमि है वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी रहे, आपकी जमीन में जो जल का जो स्तर है वह जैसा आपको मिला है वैसे ही आपकी आने वाली पीढ़ी है उनको आपको देना है। तो यह भी आपका रूरल डेवलपमेंट का आपको गोल या लक्ष्य आपको देखने को आपको मिलता है। पांचवा जो हमको लिखा है, पांचवा जो गोल है वह है एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अर्थात जो ग्रामीण जो समुदाय है उसकी भी आपको सहभागिता सुनिश्चित करनी है, बढ़ावा देना है आपको डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में। कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अगर कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसमें उस क्षेत्र के लोगों से भी पूछा जाना चाहिए, उनसे भी बात की जानी चाहिए, उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि आपको क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। तो यह भी चीज जो है रूरल डेवलपमेंट का आपको लक्ष्य आपको देखने को आपको मिलेगा। और अंतिम जो हम गोल्स बात करते हैं, लक्ष्य बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट का, वह है जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देना, अर्थात लैंगिक समानता और युवकों, खासकर युवाओं की सहभागिता। और अंतिम जो हम गोल देखते हैं रूरल डेवलपमेंट का वह है लैंगिक समानता को और युवाओं की सहभागिता को भी सुनिश्चित करना और बढ़ावा देना। कि रूरल डेवलपमेंट में आपको न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को, और महिलाओं के अलावा तृतीय जो लिंग समुदाय है उनको भी रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में शामिल करना, उनकी भी बातों को सुनना और उनके सुझावों को मानना, तथा युवाओं को भी ग्रामीण विकास में शामिल करना, उनको शामिल करना, उनके विचारों को सुनना, उनकी बातों को सुनना, उनसे सुझाव लेना। तो ये पॉइंट है, इसको हम रूरल डेवलपमेंट के गोल्स में कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के ये सारे गोल्स आपको देखने को आपको मिलते हैं।